हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज का टॉपिक +2 साइंस के लिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट शुरू करने लगे हैं हम। पहला टॉपिक है बच्चा जी किरचॉफ्स लॉ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता ही आता, न्यूमेरिकल आएगा बच्चा जी। सॉल्व कैसे करेंगे आज समझेंगे। किरचॉफ लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम ओम्स लॉ की इक्वेशन से इस किरचॉफ लॉ तक हम पहुंचे, क्यों हमें यही अकेला ओम्स लॉ जो कि V = IR था, वही हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अकेला अपना वादा पूरा नहीं कर सका, क्यों इससे हमें इसकी और ज्यादा आज पढ़ेंगे बच्चा जी। ये तो था सिंपल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स तक सीमित। उसके बाद 2 टॉपिक्स और पढ़े थे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो अच्छा, इसका मतलब बच्चा जी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे किसी अगर सर्किट के अंदर, तो बच्चा जी हमें ये अकेला के अकेला सॉल्व नहीं करवा पाएगा। तो बच्चा जी इससे हम शिफ्ट हुए इसकी तरफ। तो इसने क्या बताया, ये कैसे हेल्पफुल हुआ कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो हम आज करेंगे। 2-3 रूल्स हैं, 2 इसके अपने रूल्स हैं, 3-4 जो हमारे रूल्स हैं वो आप फॉलो करें और न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो बच्चा जी रूल्स जो है उसे प्रॉपरली लिख लेना बच्चा जी। वो रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो किरचॉफ ने रूल बताया था वो कौन सा था? इट्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। वो क्या था? दैट किसी भी नोड समझते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जाकर बहुत सारी वायर्स अटैच होती होंगी, वो पर्टिकुलर नोड, वो पर्टिकुलर जॉइंट, उसके ऊपर जितने करंट आ रहे होंगे और जितने जा रहे होंगे, जितने आ रहे हैं वो एक साइड लिखेंगे, जितने जा रहे हैं वो एक साइड लिखेंगे। जितने आ रहे हैं उनको पॉजिटिव में लिखें एक ही साइड, और उसी साइड पे जितने जा रहे हैं उसको नेगेटिव लिखें, = 0 कर दें। तो वो फर्स्ट लॉ है। क्या? इनकमिंग करंट एट नोड = outgoing current at that node। कैसे? ये कोई पॉइंट है, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे क्या आ रहे हैं बच्चा जी, करंट आ रहे हैं और बहुत सारे जा भी रहे हैं। सो I1 आया, I2 आया, I4 आया, I3 जा रहा है और I5 भी जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चा इनकमिंग एट दैट नोड = आउटगोइंग। तो वो नोड कौन सा? मान लो ये A पॉइंट है, इसके ऊपर इनकमिंग कौन कौन से थे? I1 + I2 + I3, I1 I2 + I4 था, = क्या था? I3 + I5। ऐसे लिख लें, ये भी सही है। जहां जो सेकंड थिंग बोली वो क्या? इनकमिंग करंट एक तरफ एक ही साइड लिखेंगे अभी दूसरा सभी और = 0 करेंगे, तो वो वही चीज बन जाएगी। क्या कि इनकमिंग जो आ रहे हैं उसको प्लस में लिखें, वो कौन से हुए? I1 + I2 + I4। जा रहे को माइनस में लिखें, तो वही चीज बन गई। ये इधर आकर माइनस होगा, = 0 होगा। तो ये बच्चा फर्स्ट लॉ बन गया हमारे पास। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसे क्यों जरूरत में लाएंगे ये भी बताऊंगा। सेकंड लॉ ये होता है बच्चा जी बेसिकली करंट लॉ, क्योंकि इसमें सिर्फ हम करंट को डील करते हैं। ये सेकंड लॉ है, इसे बोलते हैं बच्चा जी वोल्टेज लॉ, क्योंकि इसमें सेल्स वोल्टेजेस भी एड ऑन होते हैं। तो वो क्या है बच्चा जी? वो यही है कि V = IR। जितने जितने इसमें सेल्स होंगे वो एक साइड पे लिख लें आप, जितना जितना I × R है उसी में वो एक साइड पे लिख लें। समझे बात? किसके अंदर की बात कर रहा हूं बच्चा जी? कोई सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट के अंदर हम बहुत सारी लूप्स लेंगे। लूप समझते हो आप? नहीं समझते तो एक बार लूप्स को देख लें। एक सर्किट लिया हमने बच्चा जी, सर्किट है कुछ इस तरह का। ये कोई सर्किट है हमारे पास, इसकी बहुत सी वैल्यूज है। ये है इसकी I1 वैल्यू होगी, E1 वैल्यू, ये क्या EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये है हमारे पास R1, ये है हमारे पास R2, ये एक और सेल है,
इसकी वैल्यू है बच्चा जी E2 और इसकी रेजिस्टेंस है बच्चा जी क्या, R2। बात समझ में आई? कुछ ये है। कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिस पे उन्होंने जो करंट का फ्लो होगा वो खुद बनाया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर बनाया है तो वेल गुड, कि कैसे करंट जा रहा है वो खुद उन्होंने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, सम और इजी हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो बच्चा जी वो खुद बनाए आप। तो कैसे बनाए? दोनों EMF दोनों में से जिसकी ज्यादा है उससे स्टार्ट करें करंट को बनाना। मान लो इसकी ज्यादा है तो इससे स्टार्ट किया, यहां से करंट गया I1, इससे स्टार्ट करेंगे, गया I1, उसके बाद कैसे जाएगा, यहां से करंट बाइसेक्ट होगा, थोड़ा इस तरफ थोड़ा इस तरफ, तो मान लो इस तरफ जा रहा है I2, तो इधर क्या गया बच्चा जी I1 माइनस I2, ठीक है। तो यहां से I1 माइनस I2 जा रहा है, इसी के अंदर से ऐसे जा रहा है। तो यहां से अगर बच्चा जी यहां पर सेल ऐसे लगा होता तो बच्चा जी तब भी आपको करंट का फ्लो ऐसे ही बनाना पड़ना था। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल, इसका जो EMF है वो ज्यादा है इसके मुकाबले, इसका मतलब इसको माइनस करके, उसका जो करंट होगा उसको माइनस करके तब भी रिजल्टेंट इसी तरफ जाएगा। इसलिए मैंने ये बात पहले बोली थी कि जिसका ज्यादा होगा उससे स्टार्ट करेंगे। और अगर उन्होंने खुद बना कर दिया तो वेल गुड बच्चा, तब तो बहुत आसान की बात है। तब उसके ऊपर क्या करेंगे वो बाद में मैं रूल्स बताऊंगा इसको बनाने के बाद। तो यहां से ऐसे गया तो यहां से I2 भी मिल जाएगा, तो यहां पर पूरा फिर से क्या बन गया I1, तो सर्किट पूरा हो गया। अब इसके ऊपर क्या, ये तो हमारे पास था कि किसी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर अगर मान लो यहां पर मैंने बच्चा जी ना लिखा होता, इसको मैं ऐसे लिख देता, यहां पर क्या फ्लो क्या कर रहा है I3, I1 गया, I2 इस तरफ गया, I3 इस तरफ गया, तो यहां पर सिंपल सी बात बनती है इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है A, यही पॉइंट A, ये बन गया B, और बस A B तो ही तो पॉइंट है। तो बच्चा जी इस पॉइंट के ऊपर लगाया जाए तो वो क्या बनता बेटा जी I1, इस पॉइंट पे इनकमिंग, तो आउटगोइंग क्या था I2 प्लस I3, तो बच्चा क्या बनता I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 तो बनता। तो ये बात आपको समझ में आ जाती, तो इसका मतलब एक तरह का ये एक इक्वेशन हमारे पास ये भी बन गई। तो इससे बच्चा जी फाइंड क्या करना है, इस पूरे किरचॉफ लॉ में फाइंड क्या करना होता है बच्चा जी कि किसी पर्टिकुलर रेसिस्टर या किसी पर्टिकुलर सेल, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, जहां वो पर्टिकुलर वायर, उस वायर के अंदर कितना ड्रॉप आया वोल्टेज का, कि इस पॉइंट पे इतनी वोल्टेज है, इस पे इतनी है, तो यहां पर इतनी थी, अब यहां पर इतनी पहुंची, इसका मतलब इस जो वायर है इसने कितनी वोल्टेज को यूज कर लिया, कितना ड्रॉप कर लिया, कितनी वोल्टेज को उसने खत्म कर दिया, कितनी इस वोल्टेज इस पार्ट में यूज हुई। तो ऐसी थिंग्स को यूज निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ की ओर गए थे। तो बच्चा जी एक इक्वेशन हमारे पास ये सिंपल बन गई। तो अब अगर तो बच्चा जी मैंने ऐसे लिया होता I1 ये था, I2 इस तरफ गया, I3 इस तरफ, इसका मतलब मैं एक इक्वेशन ये भी यूज कर लेता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या क्या थिंग्स चाहिए, I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए, I3 भी चाहिए, और I3 अगर मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो वो I3 किस में से होगा, इसी में भी, इसमें से वही गया, इसका मतलब I3 करंट यहां से जा रहा है। ओके, तो I2 की वैल्यू इसमें से जा रही है, तो उन्होंने पूछा होगा R2 में R1 की वैल्यू, R1 के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, तो वो बच्चा I2 है, तो I2 फाइंड कर लूंगा मैं कैसे, तीन इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि I1 है, I2 है, I3 है, तो मैं तीन इक्वेशंस बनाऊंगा और उन्हीं तीन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और I1, I2, I3 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फाइंड करके बता देंगे कि R1 के अंदर से I2 जा रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, R2 के अंदर से I3 जा रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, तो वो हो जाएगा। तो अगर बच्चा जी हम ऐसे लिखते हैं I1, I2 और I3, तो इसको भी आप यूज करें, बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि एक इक्वेशन तो ये सिंपली बन ही गई आराम से। तो आप I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 और I3 इकट्ठा कर दे, I1 की वैल्यू आ जाएगी। बट बच्चा जी अगर हम इसमें सिंपल करने के लिए I3 को यूज नहीं करते, हम ऐसे लिखते हैं बच्चे I1 है, I2 इस तरफ गया, I3 इस तरफ गया, सॉरी I1 आया और I2 इस तरफ क्या गया I1 माइनस I2, तो इसका मतलब I1 और I2 दो ही तो थिंग्स है जो यूज में आ रही है, ये मैंने यूज में नहीं की। I1 आया, I2 इस तरफ क्या गया I1 माइनस I2, तो इसका मतलब यहां पर मैं बच्चा जी ये जो करंट वाली इक्वेशन ये नहीं लगाऊंगा। ओके, ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि दो ही तो थिंग्स थी। अभी इसके ऊपर मैं करंट वाली इक्वेशन कैसे लगा दूंगा बच्चा जी, आप खुद बताइए, इस पे क्या लगती है क्या
I1 आया, गया कौन सा I2, इधर को क्या गया I1 माइनस I2। तो क्या इसमें कुछ बात बन रही है? देखो एक बार, I1 आया, इनकमिंग आउटगोइंग में क्या था I2, साथ में क्या प्लस I1 माइनस I2, तो ये गया तो I1 इक्वल्स टू I1 रह गया। तो ये कोई इक्वेशन थोड़ी काम में आएगी। इसका मतलब एट दैट टाइम अगर I1 I2 और I3 है तो बच्चा जी ऐसे केसेस में हम माइनस वाली इक्वेशंस नहीं लिख रहे, टर्म्स नहीं ले रहे, सिंपल लिख रहा हूं इसमें से I1 गया, इसमें से I2, I3 इसमें से गया, आगे जाकर और I4 इसमें गया, I5 नीचे गया। तो ऐसे अगर मैं बहुत सारी इक्वेशंस में से I1 की I की वैल्यू से इंक्रीज करता जा रहा हूं तब मैं करंट इक्वेशंस को लूंगा, उसको यूज करूंगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझे बात आपको? अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें कैसे। I1 आया, I2 गया, इधर को क्या है I1 माइनस I2, तो इसको कैसे करूंगा? अभी मैं पर्टिकुलर एक क्या लूंगा, लूप लूंगा। लूप क्या होती है बच्चा जी? कि जैसे अभी एक सर्कल है पूरा कंप्लीट हो रहा है, लूप का मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो मान लो एक लूप क्या बनेगी, ये वाली बन गई। इसमें कितनी क्वेश्चंस, कितनी लूप बनती है बच्चा जी? एक लूप ये बन गई, एक लूप ये प्रॉपर बन गई, एक लूप ये बाहर से लेकर पूरी अंदर तक ये पूरी बन गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम 3 लूप्स बन रही है। तो उसी लूप के अंदर ये वाला जो वोल्टेज का लॉ है इसको यूज करना है। समझे बात? तो कैसे करेंगे? V इक्वल्स टू IR है, लगेगी कहां पर? इनसाइड लूप्स, लूप्स के अंदर। तो जितने V थे जहां EMF थे वो एक साइड कर दो और IR इनको एक साइड कर दो। और साथ में यहां पर R का लिखने का मतलब यही नहीं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़े R की बात कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है वो भी R है, वो भी साथ में यूज होंगे। तो क्या हमने जो पढ़ा था कि किस तरफ को सेल लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ, कि उसका क्या आर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि आर जैसे भी होंगे वो एड ऑन होंगे। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव उसके ऊपर उसका कोई डिपेंड नहीं है। हाँ ईएमएफ का जरूर है। समझे बात? अभी करेंगे कैसे बच्चा जी। मान लो कि ये वाली क्वेश्चन अभी आपको यहां से क्लियर होगी थिंग्स। तो बच्चा जी कैसे लगेगा? जितने ईएमएफ वो एक साइड कर दें, तो यही इक्वेशन लेंगे आप। ओके, यही इक्वेशन लेंगे। यहां से बच्चा जी R1 की, अभी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं प्रॉपर, R1 की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8 वोल्ट, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6 वोल्ट। यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू थी 1, यहां पर भी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू मान लो 2। ओके क्लियर? तो अभी कैसे करेंगे इसको? मैंने पहली लूप कौन सी ली बच्चा जी? ये वाली ली। और एक बात का और ध्यान रखना बच्चा, अभी चलो सिंपल मैं पहले बता देता हूं क्या था। ईएमएफ अभी एक तरफ, जितनी भी ईएमएफ आएगी उस लूप के अंदर वो एक साइड लिखेंगे, I इंटू आर एक साइड लिखेंगे। और इसको करने के लिए इसके अंदर जो रूल्स है जो हमें खुद बनाने पड़ेंगे वो क्या कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वही फॉलो करेंगे सभी लूप्स में, और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप वही फॉलो करेंगे। इन दोनों में से कोई एक केस लेकर चलना बच्चा जी। कभी किसी में क्लॉकवाइज कर लिया, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, किसी में एंटी कर लिया, किसी में क्लॉकवाइज कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे आप, ऐसे सम हो जाएगा गलत। सेकंड, जितने भी अगर हम मूवमेंट की और जिस तरफ को मैं, चाहे मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं या क्लॉकवाइज चल रहा हूं, जिस तरफ को जाते वक्त आई का फ्लो भी उसी तरफ को होगा जिस तरफ को वी आर गोइंग इनसाइड लूप, और आई भी उसी तरफ को जा रहा है जिस तरफ को मैं जा रहा हूं, तब बेटा जी I इंटू आर क्या होगा? पॉजिटिव उस केस में। और अगर मैं इस साइड को जा रहा हूं और करंट दूसरी तरफ को होगा तो बच्चा जी I इंटू आर क्या होगा? नेगेटिव। ये कैसे होगा न्यूमेरिकल में बताऊंगा, अभी इसी को मैं सॉल्व करूंगा। थर्ड केस क्या? तीसरा हमने जो ये पढ़ा था इसको मैं लगा दूंगा यहां पर कि जितने भी ईएमएफ है वो एक साइड लिखेंगे, I इंटू आर सभी के सभी एक साइड लिखेंगे। मेन ये 3 रूल्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। अभी करेंगे कैसे? अभी एक को करता हूं मैं बच्चा जी। पहले मैंने लूप कौन सी ली? अभी यहां पर पॉइंट्स मेंशन कर दें, A B, ये C हुआ, ये D हुआ,
ये ई हुआ और ये एफ हो गया। ओके, तो लूप पहले मैं कौन सी ले रहा हूं बच्चा जी, लूप एफ ए बी ई एफ, एफ ए बी ई एफ, ये लूप ली मैंने, एफ ए बी ई एफ। तो बच्चा जी अब मेरी मर्जी है मैं कैसे चलूं, मैंने कैसे शुरू करी है बच्चे, मैं शुरू कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, कि एंटी चलता चाहूंगा मैं, हमेशा कभी क्लॉकवाइज फॉलो नहीं करता, मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा हूं। तो वैसे ही कर रहा हूं बच्चा जी, तो ऐसे चलते वक्त बच्चा जी क्या आई ईएमएफ, अभी यहां से ऐसे गए, ओके, और इस सेल के अंदर से हम कैसे मूव करें बच्चा जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे मूव करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको भी एक बार आप इस रूल के अंदर लिख लें, इनसाइड सेल if we move negative to positive then EMF equals to positive। तो EMF उस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जिस तरफ से मैं निकला हूं उसकी वैल्यू होगा, अभी मैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव लेकर बाहर निकला तो इसका मतलब मैं क्या लूंगा, EMF पॉजिटिव। तो यहां पर बच्चा जी EMF की वैल्यू क्या आएगी, जितनी भी EMF थी, कौन सी EMF, एक ही EMF आई इसमें, तो EMF इक्वल्स टू E1 लिख दिया। तो अभी इसमें I इंटू आर कौन कौन से होंगे, I कौन सा है, I1, तो I1 गया, किसी में से नहीं जा रहा, तो बच्चा जी यहां से क्या होगा, R2, और साथ में आया R2 है यहां पर, एक बच्चा जो और रेसिस्टर यहां पर ले लें, वो वैसे भी R1 है, ठीक है। I2 गया और साथ में है R1 की वैल्यू कितनी है, 2, सो साथ में बच्चा जी I1 है, सॉरी I2 है, ऐसे फ्लो कर रहा हूं बच्चा जी, ऐसे यहां से इस तरफ को गया, कि लूप में जाऊंगा ना, लूप ये वाली थी, तो यहां से फ्लो करते आर कहीं नहीं आ रहा, अभी आर आया यहां पर, तो इसमें से करंट कौन सा है, I2 है, सो I2 इंटू R2, और करंट की डायरेक्शन किस साइड को है, जिस साइड को मैं जा रहा हूं उसी को I2 की है, तो इसका मतलब जिस साइड को मैं जा रहा हूं उसी साइड को अगर I जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव लूंगा, तो यहां पर पॉजिटिव है। तो यहां से कैसे हुआ, अभी यहां से इस साइड को गया, तो यहां पर क्या होगा बच्चा जी, inside the cell we are moving from negative to positive, inside the cell we are moving from negative to positive, तो negative to positive अंदर से गए तो EMF की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहां पर मैंने इसलिए वो पॉजिटिव ली थी। तो यहां से इस तरफ इधर से जाते वक्त इसके अंदर रेसिस्टर कौन सा था, R1, उसकी वैल्यू क्या थी, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, करंट ऐसे ही जा रहा था इसके अंदर भी, तो इसका मतलब यहां इसके अंदर से भी करंट उसी तरफ को जा रहा है, तो करंट कौन सा है, I1, साथ में क्या आएगा, R1। तो वैल्यू क्या बनी इसकी बच्चा, ये बना 8, EMF I2 है, साथ में रेसिस्टर कौन सा है, 2 है, प्लस I1 है, और रेसिस्टर की वैल्यू कितनी, 1 है। तो बच्चा जी एक इक्वेशन जो हमारे पास आई वो कौन सी बनी, ये बन गई पहली इक्वेशन, ओके, ये न्यूमेरिकल की है, ये वैसे स्टार डाल, ठीक है। तो अभी दूसरी इक्वेशन बच्चे कौन सी लेंगे हम, दूसरे के लिए अभी देखो I1 और I2 दो ही थिंग्स थे, तो इसका मतलब लूप्स भी कितनी लेंगे हम, 2 ही लेंगे। तो अभी दूसरी लूप कौन सी ले लें, देखो एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, जितनी भी बैटरीज उस सर्किट में अंदर में होंगी उन सबको एटलीस्ट 1 टाइम आपको कवर अप जरूर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरे के लिए ये भी ले सकते हैं और ये पूरी भी ले सकते हैं, क्योंकि बैटरीज भी दोनों कवर अप हो जाएंगे। तो अगर मैं ये ले लेता हूं तो सिंपल हो जाता है सम, हम पूरी ले लेते हैं बच्चा जी, ठीक है, ताकि आप कर सके कि दोनों अगर बैटरीज करेक्ट हो तो तब हम उसको कैसे करते हैं। तो बच्चा जी दूसरी हमारी लूप होगी, लूप है F A C D B E और साथ में फिर से F, जिस जहां से चले वहां पर वापस पहुंचे। तो सभी के सभी EMF क्या होंगे, EMF को बाद में, EMF देखिए पॉजिटिव है, यहां से पॉजिटिव, तो इसके अंदर से भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो ये भी पॉजिटिव होगी, और इसके अंदर से भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो ये भी पॉजिटिव होगी। और अगर ऐसे ही कनेक्ट होती इसकी बजाय तो ये क्या होता, ये पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव था, बट यहां पर अगर साइन ऐसे लगा होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या होता है नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव लिखते हैं। बट अब ऐसे कनेक्टेड है, इसके मतलब दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो क्या आएगा बच्चा जी, E1
पॉजिटिव ही तो है, ऐसे जाकर फिर नेगेटिव तो पॉजिटिव जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव और साथ में E2 जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ईएमएफ भी ऐसे हो गए। तो अभी ड्रॉप कौन कौन से आएंगे, I इंटू आर क्या आएगा, तो यहां से चलते हैं वक्त एक रेसिस्टर ये आया, तो इसके अंदर करंट क्या है, 4R हुआ और साथ में जिस तरफ को मैं चल रहा हूं उसी तरफ को करंट जा रहा है, I1 माइनस I2। तो रेसिस्टर ये हुआ, तो वो भी क्या होगा 2, साथ में इसके अंदर क्या होगा I1 माइनस I2, और यहां से वापस गया ऊपर, फिर यहां पर, तो वहां पर R क्या है 1 और साथ में है I1 और करंट है I1, तो ये बनी। तो इसको पूरा कर लें, एक तरफ क्या होगा 8 प्लस 6 14, तो साथ में इस तरफ क्या आएगा, ये दोनों सेम है I1 माइनस I2, तो 4 प्लस 2 क्या होगी 6 I1 ओके माइनस 6 I2, और यहां पर है प्लस 1 I1 है, 1 I1 तो इसके साथ और ऐड कर दें तो ये क्या हो गया 7 I1। तो बच्चा जी ये कौन सी इक्वेशन होगी 2। अब आपके ऊपर डिपेंड है दोनों इक्वेशंस को आप कैसे यूज कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है वो लगा दें, वैसे करना है वैसे कर दें माइनस प्लस करके, तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप I1 और I2 दोनों की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और अगर दोनों की वैल्यू आ गई तो यहां पर आप जाकर बच्चा जी फिल करके बता सकते हो कि कौन से रेसिस्टर के अंदर से कौन सा करंट जा रहा है, कौन सी ईएमएफ के अंदर से कौन सा करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है। तो बच्चा जी हो जाएगा, आप ऐसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं आराम से। तो चाहे जैसे भी हो, जिस तरह का मर्जी सर्किट हो, उसके अंदर आप लूप्स को फॉलो करें। लूप्स को फॉलो करेंगे तो आंसर अपने आप होगा। ये रूल्स को याद रखें, ये रूल्स को फॉलो करोगे आंसर अपने आप होगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा जी, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो गए तो गए। स्टेप मार्किंग होगी इसमें, आप स्लोली करते चलो बच्चा जी, होगा आंसर डेफिनेटली आएगा। बट एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, अगर लास्ट पे जाते वक्त अगर आपने ऐसे खुद वैल्यूज ली है, तो बच्चा ये आपका फाइंड करते वक्त मान लो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाए कि इस रेसिस्टर के अंदर से या इस R1 के अंदर से I2 जा रहा है और I2 की वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव, और आंसर वहां पर हो माइनस मान लो इसकी I2 की वैल्यू आई 5, तो आंसर वहां पर हो -5। तो बच्चा जी इसका मतलब ये नहीं कि आपका सम गलत है, आपका सम गलत नहीं, आपका सम सही है, क्योंकि आपने डायरेक्शन खुद ली थी, आप डायरेक्शन इस तरफ को लेकर चल रहे थे, उन्होंने शायद इस तरफ को ली होगी। सो नेगेटिव पॉजिटिव अगर आगे आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो आपका आंसर गलत नहीं है। जैसे उन्होंने किया उसने अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया, आपने किया आपने अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया, तो आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर, समझ आया हो तो चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना बच्चा जी, सब्सक्राइब करके चैनल को। खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, परिवार में बेटे परिवार के साथ बैठे, मौजा ही मौजा। बाय बाय।